नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। गंदा है लेकिन धंधा है, ये किसी फिल्म का डायलॉग है। जी हाँ, कोचिंग संस्थानों के कुकुरमुत्ते की तरह उगते इंडस्ट्रीज पर आज हमारी टीम के कैमरामैन ने एक नज़र दौड़ाई है। पटना के कुछ महत्वपूर्ण इलाकों का और कुछ कोचिंग के मकड़ जालों की तस्वीर आपको अपने स्क्रीन पर हम दिखाते हैं। आज से कुछ साल पहले जब बिजली और टेलीफोन के तार घरों में पोल से लिए जाते थे तो पटना सिटी, अशोक राजपथ आदि इलाकों में हम लोग वो तार का मकड़ जाल देखते थे तो समझ में नहीं आता था कि किस तार से किस घर में बिजली जा रही है और कौन से तार से किस घर में टेलीफोन का कनेक्शन है। वो तो दाद देना पड़ेगा बिजली मिस्त्री को और टेलीफोन के मिस्त्री को कि वो कैसे ठीक करता था। ठीक वही स्थिति आज के तारीख में इन कोचिंग संस्थानों की हो गई है। अगर आप आंकड़ों पर नजर डालें तो आप पाएंगे कि इस देश में अभी तकरीबन 60,000 करोड़, जी हाँ आपने ठीक सुना, 60,000 करोड़ का इंडस्ट्री है ये कोचिंग का धंधा। नवभारत टाइम्स में नवंबर 2023 में एक खबर छपी थी। उसके अनुसार इस रिपोर्ट में कहा गया कि बिहार में लगभग 12,761 कोचिंग संस्थान हैं जिसमें लगभग 10 लाख बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन ये बहुत विश्वसनीय नहीं लगता है, क्योंकि मेरे हिसाब से कोचिंग की जो स्थिति अभी है वह पूरे राज्य में कोई ऐसा कस्बा, कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, कोई ऐसा ब्लॉक हेडक्वार्टर नहीं मिलेगा, गांव तक में भी मकड़ जाल बैठ भर गया है। एक अनुमान के मुताबिक कोचिंग इंडस्ट्रीज अगले 7 वर्षों में यानी 2030 तक यह लगभग 1,30,000 करोड़ का इंडस्ट्री बन जाएगा। और यही कारण है कि पहले छोटे छोटे कमरों में ये चल रहा था, अब धीरे धीरे कॉरपोरेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आ गया। आप अपने स्क्रीन पर तस्वीरों को जरा देखिए। हुआ ये कि मैंने कई बार कहा है कि ये जो कोचिंग इंडस्ट्री है यह सरकारी शिक्षा के मरने के कारण, उसको जो कब्र में दफना दिया गया सरकारी शिक्षा को, उस कब्र पर उगी हुई जहरीली घास है ये कोचिंग इंडस्ट्रीज, जो कभी भी इस राष्ट्र को, इस समाज को पनपने नहीं देगी। और न सिर्फ इससे वैसे लोग दुष्प्रभावित होते रहेंगे जिनके पास संसाधनों की कमी है या समाज के अभिवंचित वर्ग इससे सीधे रूप से प्रभावित होंगे, बल्कि वे बच्चे भी कालांतर में प्रभावित होने वाले हैं जिनके माता पिता अपेक्षाकृत आर्थिक रूप से ज़्यादा संपन्न हैं। ऐसा नहीं कि सरकार ने इसमें कोई कानून नहीं बनाया। बिहार में एक कानून बना है, बिहार कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल एंड रेगुलेशन एक्ट 2010। इसमें इसके बाद फिर एक नियमावली बनाई गई इसी नाम से, बिहार कोचिंग कंट्रोल एंड रेगुलेशन नियमावली 2023 में बनी, जहाँ तक मुझे याद है ठीक से। लेकिन इसके बावजूद भी इस पर कोई नियंत्रण नहीं हो सका है। इस नियमावली और इस एक्ट में ये प्रावधान किए गए मुख्य रूप से, मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ, ये उपलब्ध है वेबसाइट पर भी। मुख्य रूप से इसमें रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था थी कि जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट खुलेगा उसका रजिस्ट्रेशन होगा। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर होने चाहिए, सैनिटेशन, बैठने की व्यवस्था, फायर सेफ्टी, पीने के पानी, शौचालय, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो लोग टीचर इसमें पढ़ाएंगे उनका डिस्प्ले होना चाहिए, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और टेस्टिमोनियल्स वगैरह। अब इस एक्ट और इसके बाद इसके अंदर जो ये रूल बना, इसका कितना पालन हुआ है ये तो आपके आंख के सामने है। होता ये है इस देश और इस राज्य में, जब भी कोई घटना घटती है
तो अचानक से सरकार जगती है। आपको याद होगा पटना में, दिल्ली में एक घटना भी हाल में घटी थी, जिसमें एक नामी गिरामी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पानी भर जाने के कारण कुछ बच्चों की मौत हो गई। पूरा हो हंगामा हुआ, उसके बाद फिर तमाम तरह की कार्रवाई हुई, लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात। यहाँ भी क्वेश्चन पेपर लीक करने के क्रम में कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम आए, तो पटना डीएम ने फिर और जिलों में भी उस बिहार कोचिंग रेगुलेशन जो कंट्रोल एंड रेगुलेशन एक्ट बना और उसके तहत जो नियमावली बनी, रूल बनी, उसके तहत पूरा अभियान चलाया गया कि रजिस्ट्रेशन कराओ, ये कराओ, लेकिन वो अभियान चला, उसके बाद फिर कहानी वो खत्म हो गई। मैं आज इसके प्रावधानों पर बात करने के लिए नहीं बैठा हूं। भारत सरकार ने भी 2024 जनवरी में गाइडलाइन फॉर रेगुलेशन ऑफ कोचिंग सेंटर्स ये लागू किए। इसमें पूरा विस्तृत दिया हुआ है कि कैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट को रेगुलेट किया जाएगा। लेकिन सवाल अब इसके रेगुलेशन से ऊपर का हो गया है, क्या इसको रेगुलेट कीजिएगा? अब स्थिति इतनी भयावह हो गई है ना कि यह सरकार के बूते की बात है नहीं। वस्तुतः हुआ क्या है, इसको जरा सिलसिलेवार ढंग से समझिए। बिहार सेंट्रिक हम बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी के मन में एक आईएएस अधिकारी मरहूम हो गए, मदन मोहन झा, वो शिक्षा सचिव थे। उन्होंने एक यूटोपियन कॉन्सेप्ट डाला उनको, और उनको कहा कि हुजूर, हम लोग पंचायती राज को, पंचायती राज व्यवस्था जिसको संवैधानिक दर्जा मिला है 72वें 73वें संविधान संशोधन में, हम लोग पूरे देश में क्रांतिकारी व्यवस्था कायम कर देंगे। और नीतीश जी को ये बीमारी है, कोई चीज़ भी उनको कहिए कि बिहार में अजूबा होने वाला है तो एकदम तुरंत से वो आह्लादित हो जाते हैं। तो झा जी इनको आह्लादित कर दिए, और हुआ ये कि शिक्षक नियुक्ति से संबंधित एक नियमावली बनाई गई, जिसमें शिक्षकों के नियुक्त करने का अधिकार रूरल लोकल बॉडीज और अर्बन लोकल बॉडीज यानी पंचायतों को, जिला परिषदों को और नगर निगमों को दे दिया गया। उसमें जो तबाही हुई, तबाही मैं बोल रहा हूं दो तरीके से। पहला, अनाप शनाप उलूल जुलूल सर्टिफिकेट ला करके मुखिया, प्रमुख, जिला परिषद अध्यक्ष, नगर निगम, नगर परिषद के मेयर और अध्यक्षों ने जो तबाही मचाई कि वो जख्म यह राज्य और इस राज्य की जनता और समाज जब भी याद करेगा वो दर्द से करा उठेगा। इनको यह दिमाग में दिया गया कि इस प्रकार हम लोग इस राज्य में 1,14,000 वार्ड हैं और लगभग 8,00,000 मतलब 8,500 के आसपास पंचायत हैं। इतने मुखिया, 38 जिला परिषद, 550 से ज़्यादा प्रमुख, हम लोग तो एक जबरदस्त वोट बैंक बना देंगे और एकदम डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो जाएगा। और जिस तरह के शिक्षकों की नियुक्ति हुई, भाई भतीजावा सब, माने किसी का पुतहू, किसी की बेटी, किसी का दामाद, किसी का भतीजा, भर दिया लोगों ने। जब ये विस्फोट होना शुरू हुआ, खबरें आनी शुरू हुई और ये व्यापक इस तरह की अनियमितता की खबरें आई कि जिसको चाहा उसको कहीं से सर्टिफिकेट ले रहा है, बिक रहा है सर्टिफिकेट। ऐसे बिहार में सर्टिफिकेट तो अब तो देश के दूसरे राज्यों में भी बिकने लगा। सर्टिफिकेट खरीद के लाओ, नौकरी पाओ, और वो सब लोग नियुक्त हो गए। अब तो बड़ा मुश्किल हो गया। फिर इनको किसी ने बताया कि सर ये तो बड़ा ब्लंडर हो गया। इसी बीच फिर मदन मोहन झा जी गुजर गए। पता नहीं वो हाथ इस सदमे से गुजरे या क्या गुजरे, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन उसके बाद फिर एक और महान व्यक्ति आए, शिक्षा सचिव अंजनी सिंह, जो बाद में मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव भी हुए। तो फिर हुआ कि साहब नहीं, इसमें एक सेफगार्ड लगाया जाए, अधिकारियों को इसमें शामिल किया जाए और नियोजन समिति बनाई जाए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, और चूंकि मार्क्स के आधार पर ही लेना था तो इसी तरह के शिक्षक नियुक्त होते चले गए, और इसकी संख्या 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख हो गई। अब किसी भी डेमोक्रेटिक स्टेट में वैसे भी जो मुख्यमंत्री वोट के लिए एकदम ललायत रहता हो, एकदम वोट देखकर लार टपकता हो, तो इतना बड़ा वोट बैंक खोने का खतरा तो ले नहीं सकता। कई मुकदमेबाजी हुई, फिर उन लोगों ने मुकदमा किया कि साहब हमको राजकर्मी का दर्जा दीजिए, हम समान वेतन, समान काम का अधिकार चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तक गया। वो सारी बातें, हमें टेक्निकलिटी हम डिस्कस करने के लिए नहीं बैठे। हम सिर्फ आपको ये बताने के लिए यहाँ आए हैं
कि इस पूरी व्यवस्था ने प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल के शिक्षा की कमर तोड़ दी। अब अभी भी जो हो रहा है, हमको एक रिटायर्ड शिक्षा विभाग के एक सीनियर अफसर से मेरी बात हो रही, उन्होंने अपना नाम नहीं बताने के साथ पर हमसे बताया, और उन्हें कहा कि सर, जब हुआ कि एक शिक्षक पात्रता परीक्षा ले लिया जाए भाई, उसमें कुछ इंस्टीट्यूट भी, कुछ लीगल ऑब्लिगेशंस भी थे, तो जो परीक्षा लिया गया उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्वेश्चन सुन करके आप हंसिएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए कि बिहार की राजधानी कहाँ है, बिहार के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो पुराने क्वेश्चंस को ना वो याद कर पा रहे ना। उसमें संबंधित शिक्षा विभाग के वो तत्कालीन अधिकारी ने उस समय के आयुक्त और सचिव या प्रधान सचिव, जो भी उनका नाम रहा, उसमें आई थिंक सचिव कहलाते थे, तो उनसे जाकर के कहा कि ये तो अनर्थ हो जाएगा, किस तरह का क्वेश्चन कर रहे हैं, और उसमें भी कुछ लोग फेल हो गया था। तो तत्कालीन शिक्षा सचिव ने कहा कि सब काम मत करिए, मुख्यमंत्री जी का कहना है सबको पास कराना है, वो सबको पास करा दिया। अब आप सोच करके देखिए कि ऐसे शिक्षकों के सहारे पूरी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का बंटाधार हो गया, और अब तो वो उनको सरकारी शिक्षक का दर्जा भी दिया। फिर तरह तरह की, मतलब आप शिक्षा विभाग में जाइएगा या वेबसाइट पर, तो नियमावली का बाढ़ लगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कौन नियमावली लेटेस्ट है। मकड़जाल लोगों ने बना दिया। जहां तक हायर एजुकेशन का प्रश्न है, इसकी गिरावट शुरू हुई जगन्नाथ मिश्रा जी के समय से। प्राइवेट कॉलेजेज, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज आदि खोलने का धंधा चालू हुआ, लेकिन तब तक इच्छा शिक्षा का स्तर बचा हुआ था, ठीक था। मुझे याद है पटना साइंस कॉलेज, पटना कॉलेज, ये सब, पटना यूनिवर्सिटी को हार्वर्ड ऑफ ईस्ट कहा जाता था। किसी का इन जगहों में एडमिशन हो जाए, बिहार यूनाइटेड था, सेंट जेवियर्स रांची, सेंट कोलंबस हजारीबाग, इन जगहों पर जिसका एडमिशन हो जाए, कहता था कि उसका तो टीएनबी कॉलेज भागलपुर, आरडीएनडीजे कॉलेज मुंगेर। लेकिन लालू जी जब आए, उसमें एक अघोषित व्यक्ति शिक्षा मंत्री बन गए, और वो व्यक्ति रंजन यादव जी, उनका घर पटने के चूड़ी गली में है। जिस तरीके से वीसी वगैरह का अपॉइंटमेंट उन्हीं के अनुशंसा पर गवर्नर तो नाम कराता था, होने लगा, और टीचर्स की बहाली यानी प्रोफेसर्स की बहाली, उसमें जिस तरीके से धांधली हुई, फर्जी पीएचडी ले लेकर के एक से एक एमएलए एमएलसी अभी भी हैं लोग, बन गए डॉक्टर फलाना, और यूनिवर्सिटी में जाना शुरू हुआ। बाद के स्थिति में तो जब बूटा सिंह वगैरह आए और देवानंद कुमार और कितने लोग आए, जो नंगा नाच हुआ यूनिवर्सिटी में, टीचर्स की बहाली, वीसी की बहाली में, कितने वीसी जेल अभी भी हैं, कितने पर मुकदमा चल रहा है, 2-2 करोड़ रुपया लेकर के वीसी की बहाली होनी। मुझको याद है विधान मंडल के एक संयुक्त सत्र में एक एमएलसी कांग्रेस की हुआ करती थी, श्रीमती ज्योति जी, उन्होंने देवानंद कुमार उस वक्त के राज्यपाल के मुंह के सामने, माने उस कंबाइंड जो संयुक्त सदन था, उसमें कहा कि गवर्नर साहब, पैसा देने में कोई दिक्कत नहीं, खाली आप बोल दीजिए कि वीसी की नियुक्ति में कितना पैसा लगता है। ये मुझे याद है, ये दिन भी देखा यह बिहार। तो इस प्रकार से पूरी शिक्षा व्यवस्था राइट फ्रॉम यूनिवर्सिटी, और अभी भी, अब तो और हालत खराब हो गया। हम कई कैसे लोगों को जानते हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले लोग। एक दिन मैं बिहार के एक बहुत बड़े नेता को, उनका नाम लेना उचित नहीं होगा, उनके पास किसी कार्य से बैठा हुआ, तो एक सज्जन आया, कहा कि यूनिवर्सिटी के एचओडी को बोल दीजिए इस लड़के को थोड़ा मदद कर देगा। तो एक दूसरा आदमी था, कहा कि सर एचओडी को क्या बोलिएगा, उसको तो सब्जेक्ट में कुछ समझे में नहीं आता है, स्टूडेंट को वो बोल देते हैं, वो पढ़ा देगा, बता देगा, कुछ हेल्प कर देगा। ये हालत है। इसीलिए आप देखते होंगे जो पास करके बच्चे आ रहे हैं, एक पन्ना एप्लीकेशन नहीं लिख पाता है। फील्ड में हम लोग नौकरी में देखे हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि सबकी स्थिति का, लेकिन बाई एंड लार्ज क्वालिटी बहुत ही खराब। एक रिटायर्ड प्रोफेसर से के साथ हम लोग एक रात में एक दिन खाना खा रहे थे, तो चर्चा हुआ, बोला कि सर हम लोग क्या बोलेंगे, और अब बोलेंगे क्या, क्लास नहीं अटेंड होता है, कुछ नहीं होता। एनीवे, मैं कहना यह चाह रहा हूं कि बिहार में प्राथमिक एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक सरकार ने बर्बाद कर दिया, और किसी को कोई मतलब नहीं। जितना पॉलिटिशियन है सभी पार्टियों के, न तो इन लोगों को कुछ बुझाता है, न कुछ समझ में आता, न ये प्राथमिकता में है, और सबसे दुर्भाग्य की जनता इस पर वोट भी नहीं देती। अब आप सोच लीजिए, प्रशांत किशोर चिल्ला रहे हैं शिक्षा के लिए,
पब्लिक को समझ में ही नहीं आ रहा। तो ये शिक्षा के लिए आप वोट भी नहीं देते हैं तो आपका शिक्षा सुधरेगा कहाँ? तो ये जो पूरी शिक्षा व्यवस्था बर्बाद हुई और जो दफन हो गई और जो कब्र में चला गया, उसी के कब्र पर ये जहरीली घास उगी है कोचिंग इंस्टीट्यूट, जिसको आज आप देख रहे हैं। और आपको क्या लगता है कि इससे समाज का, स्टूडेंट का, शिक्षा व्यवस्था का, सिस्टम का भला हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। रील बना बना के 2-2 मिनट का सब ज्ञानी बना फिर रहा है। जो जीवन में कभी कोई परीक्षा नहीं पास किया वो सब गुरु, महागुरु बना हुआ है। और जिस प्रकार से ये धंधा पनप रहा है, अगर इस पर लगाम नहीं लगा, और इसका लगाम लगाने का मतलब कानून से नहीं होगा। ये जितने कानून बने, क्या लगता है, एक बार के पाठक जी आए और उन्होंने सख्ती बताई, और आप प्रिंट में जो खबर छपा है मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं, ये 2023 अगस्त का खबर है। प्रिंट एक अखबार है और कई एक अखबारों में छपा। उन्होंने कहा कि स्कूल टाइम में कोचिंग नहीं चलेगा। लो बवाल हुआ और इतना पैसा इन लोगों के पास है, कोर्ट कचहरी इधर उधर जा करके ढाक के 3 पात, सब कहानी खत्म। यहां तो कोई कर भी नहीं कुछ पाएगा। एकमात्र उपाय है, अगर आप इस राज्य की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना चाहते हैं, ठीक करिएगा, तभी ये कोचिंग खत्म होगा। इसका दूसरा मतलब आपको मैं इस तरीके से समझाता हूं। जिस दिन इस राज्य से कोचिंग का मकड़जाल समाप्त होने लगेगा तो समझिए कि आपकी शिक्षा व्यवस्था ठीक हो रही है। यानी दोनों में एक अन्योन्याश्रय संबंध है। राज्य की सरकारी शिक्षा व्यवस्था, और जब वो खत्म होने लगी तो पहले तो प्राइवेट स्कूल निकला, तो प्राइवेट स्कूल में भी कुछ समय स्टैंडर्ड थे, सेंट माइकल, सेंट जेवियर, सेंट जोसेफ, माउंट कार्मेल, डॉन बॉस्को, सेंट कैरेन। उसके बाद तो अब हर गली में सेंट कैरेंस का देखिएगा तो हर मोहल्ले में, और एक से अब ये धंधा शुरू हो गया, अट्टालिका खड़ा हो रहा है। तो अब तो फिर कॉर्पोरेट स्कूल आ गया, डीपीएस, तो ओपन माइंड, तो डीवाई पाटिल गवर्नर थे, उन्हीं के नाम से चलता है, वही चलवाते हैं। तो ये धंधेबाज लोग घुस गए, इस पूरी व्यवस्था में घुस गए, माउंट लिटेरा और पता नहीं कितना तरह का। एक चीज सिर्फ मैं आपको बताता हूं कि जिस दिन ये प्राइवेट स्कूल और ये कोचिंग इंस्टीट्यूट का अपने आप ह्रास होना शुरू होगा, उसी दिन समझिएगा कि राज्य की सरकारी शिक्षा व्यवस्था ठीक हो रही। यानी अगर सरकारी शिक्षा व्यवस्था राइट फ्रॉम प्राइमरी अप टू हायर एजुकेशन, यूनिवर्सिटी तक आपने ठीक कर दिया, ये सारे जहरीले घास स्वयं नरिशमेंट और पोषण के अभाव में दम तोड़ देंगे। लेकिन जब तक ये जहरीले घास उगते रहेंगे, समाज में यूं ही जहरीली गैस फैलती रहेगी। और फिर आप प्रतियोगिता परीक्षाओं में क्वेश्चन पेपर के लीक होने का इंसिडेंस, चोरी होने का इंसिडेंस। अब तो मजेदार बात है कि अब तो चोरी कराने वाला आदमी नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो चोरी कराता था वो भी चोरी से पास किया है, तो आदमी नहीं मिल रहा है। कहां हम लेके चले गए? और ये बेशर्म नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कोई फ्री में बिजली बांटेगा, कोई फ्री में गैस देगा, तो कोई फ्री में कुछ देगा, और ये फ्री वीज दे दे के सब लोगों को। इसीलिए कभी हिटलर ने कहा था कि जनता को इतना खींच लीजिए सब ना कि वो सांस लेने और चावल पानी खाने को ही समझे कि विकास हो रहा है। इसलिए ये आवाज और ये आंदोलन और ये विचार समाज के ही स्तर से उठने की जरूरत है, और इन नेताओं को और इस पॉलिटिकल सिस्टम को ये मैसेज देने की जरूरत है कि जब तक, या जो लोग शिक्षा व्यवस्था को ठीक करेगा, सरकारी शिक्षा व्यवस्था को ठीक करेगा, दुनिया के डेवलप मुल्कों में जाइए ना, फ्री एजुकेशन होता है और क्वालिटी एजुकेशन होता है। यहाँ हर एक घर में स्कूल चाहिए। अब विधानसभा में क्वेश्चन सुनिएगा तो सर पटक लीजिएगा, ऐसे ऐसे नासमझ लोग क्वेश्चन करते हैं। हमारे गांव में भी खोल दीजिए, ये प्रसाद है। सोच के देखिए, मंदिर का झगड़ा चल रहा है। एक आंकड़े के मुताबिक इस देश में अभी लगभग 6,50,000 मंदिर हैं, और इतना ही राजस्व गांव भी है। एक अनुमान के मुताबिक जो आंकड़े आ रहे हैं, इस देश में मंदिरों के पास लगभग $1 ट्रिलियन यानी 85 लाख करोड़ रुपया है। 8 लाख एकड़ जमीन तो मदरसा बोर्ड के पास, इसके पास है, वक्फ बोर्ड के पास है। और ये सारे पॉलिटिशियंस
इसी में उलझा करके आम लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहता है। जिस दिन तक जनता बेवकूफ़ बनती रहेगी, शिक्षा को प्राथमिकता नहीं देगी, शिक्षा पर वोट नहीं पड़ेगा, शिक्षा के लिए प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, यकीन मानिए स्थिति में सुधार नहीं होगा। मैं कोई निराशावादी नहीं हूं, यह उम्मीद के साथ और यह प्रश्न आपके जेहन में, आपके डोमेन में छोड़े जा रहा हूं, क्योंकि आवाज़ कहीं ना कहीं से उठनी चाहिए, और जब तक आवाज़ उठेगी नहीं स्थिति में बदलाव होगा नहीं। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक।